जिस तरीके से, हालांकि हमने उम्मीद की थी कि थोड़ी सी रिकवरी थोड़ी सी और ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 25,213 25,214 का लो लगाने के बाद 1-1:30 बजे के आसपास जो हमारा कार्यक्रम चला था उसी में रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी वहीं तक रही जितनी रिकवरी देखने को मिली थी। 25,320 की क्लोजिंग हुई, 98 अंक नीचे। लेकिन कल क्या हो सकता है, शुरुआती जो अब तक का बजट का अनुभव रहा है, 11 बजे तक हम उम्मीद करते हैं कि बाजार एक रेंज में रहेगा। थोड़े उतार चढ़ाव बहुत सारे सोर्सेज के हवाले से खबरें निकल करके आएंगी, उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। कुछ शेयर टूटेंगे, कुछ शेयर बढ़ेंगे। असली रनअप जो होगा वो 11:15 11:30 के बाद आता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे घोषणाएं खुलेंगी वैसे वैसे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और वीएलए अंबाला जी रहेंगी हमारे साथ। अंबाला मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं मानता हूँ कि आज छुट्टी का दिन था, फैमिली टाइम था और सबके बीच से आपने समय निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ शेयर बाजार में, कमोडिटी बाजार ने हल्ला बोला हुआ है और वहाँ पर हम देख रहे हैं तबाही मची हुई है। तो मैं पहला रिएक्शन तो बाजार पर ही और बजट पर, क्योंकि हमारा फोकस आज का कल के बाजार पर ही रहेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर के? पहला रिएक्शन। ओके, बजट को लेकर के बहुत टोन जो है ना, बहुत बजट की जो टोन हम एक एक्सपेक्ट मैं तो यही कर रही हूँ कि जैसा जो टोन जो ऑरा हमने एफएम का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का पहले देखा है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे एफआई आए या जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो रही बात स्पेसिफिकली कि क्या देखेंगे हम बजट में कहीं ना कहीं कंजप्शन को बूस्ट रहेगा, अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश रहेगी, एनर्जी पर हम डिपेंडेंट कम हो दूसरे कंट्रीज पर, उसके अराउंड फोकस होगा। एंड कहीं ना कहीं जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी के अराउंड कुछ ना कुछ करने की गवर्नमेंट और कोशिश करेगी, जो जिससे हमको आइडिया, जो अभी लेबर कोड आया है उससे इंसाइट भी मिल गया है कि उसके अराउंड कुछ हो सकता है इस बार। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है, क्योंकि कंजप्शन को बूस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसी नीड हो गई है कि हमको ये करना ही पड़ेगा वाले कंडीशन में आज की डेट में हमारी इकोनॉमी है, अदरवाइज सिचुएशन थोड़ी सी और टफ हो सकती है। सो उसके अराउंड में चांसेस हैं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी कि जो टैक्स फ्री इनकम है, टैक्स स्लैब, उसको थोड़ा सा और लिबरल कर दिया जाए। अब वो 1 लाख होगा, 2 लाख होगा या 3 लाख होगा, इट डिपेंड्स। अगर ऐसा होता है तो कंजप्शन वाले जो स्टॉक्स हैं, जैसे उसमें कुछ स्टॉक्स के नाम रहेंगे, लेटर इन द शो हम डिस्कस करेंगे, बट उन स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है उसके दौरान में। एनर्जी इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर जो कन्वेंशनल वे ऑफ एनर्जी रिसोर्स है उन पर भी फिलहाल के लिए फोकस रहेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर अभी भी हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्ट असेंबलिंग में, प्रोडक्ट इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने में। तो जो नेचुरली रिसोर्सेज हमारे पास में है उसको अराउंड एनर्जी पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस रह सकता है। अब इसको लेकर के एनर्जी एंड माइनिंग स्टॉक्स हो सकता है कि ज्यादा फोकस्ड में रहे इस बजट के अराउंड या बजट के बाद भी, फॉर दैट मैटर। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इन सबके बीच में हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो हम तीनों लोग स्क्रीन पे आते हैं। मुदित जी भी हमारे साथ मौजूद है। मुदित जी, बहुत कुछ कह रही मैम, आप कुछ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, चलिए कहीं और बात कर रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। मुदित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सर, आज के कार्यक्रम का फोकस कल के दिन की तैयारी पर ही रहेगा। कल क्या कुछ उम्मीदें हैं उस पर धीरे धीरे करके हम बातचीत करते रहेंगे और बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ सवाल पूछना चाह रहे हैं उनके सवालों के उत्तर भी लेंगे हम। और ख़ास तौर से जो गोल्ड और सिल्वर में चल रहा है ETF को लेकर के, उस पर भी बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम में। काफ़ी सारी क्वेरीज, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जो है इस पर जानना चाह रहे हैं, टिप्पणियों भरी हुई हैं। लेकिन पहली टिप्पणी आपकी मार्केट को लेकर के, बजट के दिन बाजार टूटेगा या रिकवर होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? Good afternoon, Vipul ji. Good afternoon to all the viewers of AU Bonus and good afternoon Ambala ma'am also. देखिए, बजट के दिन हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लेवल नहीं है, लेकिन यस, एक बार मार्केट पैनिक कर सकता है, क्योंकि 25,900 का जो रिसेंटली लो बना था वहां से मार्केट में रैली देखने को मिली है। तो काफी एक्सपेक्टेशन बजट से है, उसके चलते लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं। तो ये वाइब्रेशन एक बार जरूर बजट के चलते देखने को मिलेगी और उसके चलते हो सकता है 24,900 के लोज बनते हुए नजर आए दोबारा। बट हमें लगता है लो से बाय करना चाहिए। आने वाले दिनों में बाजार अच्छा हो सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी में 24,900 के लेवल एक बार फिर मार्केट टेस्ट कर सकता है।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाजार 25,000 के नीचे जो हमारा पोल चल रहा है उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ऊपर 25,500 नहीं क्रॉस कर रहा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए 25,500 लगता नहीं है कि वो क्रॉस करेगा, 24,900 पहले आना चाहिए। पहले 24,900 क्रॉस नीचे की तरफ आएगा, ये मानना है यहाँ पर मोदी जी का। चलिए, बहुत सारी लोगों की टिप्पणियां, बहुत सारे लोगों के सवाल जो है यहाँ पर आए हुए हैं, एक एक करके उस पर बातचीत करेंगे। विमल सिंह रावल जी के साथ शुरू कर रहे हैं। कह रहे रविवार की छुट्टी थी, सोचा था आराम करेंगे, पर ताई ने कह दिया कि कल हम काम करेंगे, एक हाथ में रिमोट दूसरे में कैलकुलेटर होगा, देखते हैं संडे का दिन फंडे होगा या पेंडे होगा। सर, डिफेंस और रेलवे से शुरू कीजिए। चलिए ठीक है सर, उस पर भी बातचीत करेंगे। रियाज शेख साहब कह रहे हैं सुबह से सूना सूना लग रहा था, आपके आने से रौनक आ गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, तो कुछ एक टिप्पणियों के, कुछ एक सवालों के साथ डिस्कस शुरुआत करते हैं और उसके बाद से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, मुकेश कुमार मेहता जी का सवाल है, कह रहे हैं जय हिंद विपुल सर, आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी को मेरा प्रणाम। जियो फाइनेंशियल पे जानना चाह रहे हैं वो, और उन्होंने जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं 1500 शेयर उनके पास, 1500 शेयर 1500 पे। सर, आपने भाव शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन ठीक है, जियो फाइनेंशियल पे बातचीत कर लेते हैं। 250 के आसपास अभी चल रहा है। और सर, तब तक आप सुजलॉन को देख लीजिए, ये इन्होंने 63 पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी किस में एवरेज मुझे करनी चाहिए, तो आप सुजलॉन बता दीजिए और मैम आप जरा जियो फाइनेंशियल। ओके, तो प्रणाम आपको भी, आपने अच्छा सा एक टाइटल भी दिया है, इसके लिए थैंक यू। बाकी अभी जियो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूंगी विपुल जी, कहीं ना कहीं अपने आईपीओ वाले प्राइस के आसपास आ गया अभी। तो क्या यहाँ से तुरंत, सिर्फ देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरा पहले तो, कि अगर आपको ट्रेड करना है तो कल की मार्केट में खरीद लो, 2-3 दिन के अंदर जो आपको मिले टारगेट 3% 7% निकल जाना। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू बाइंग लेवल, तो वो ये नहीं है। जियो फाइनेंशियल अभी 254 का आया है, थोड़ा सा अगर आप और वेट एंड वॉच करें, सो इट इज वेरी लाइकली टू कि आपको 230-25 पर मिल जाएगा। सो अभी और डिक्लाइन पॉसिबल है, थोड़ा सा रुकिए। अगर आपको ये है इन्वेस्टमेंट के लायक जो भाव मैंने आपको बताया 230-225 का, बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के लिए आप कल की मार्केट में अगर आपको 245-50 पर मिले, यू कैन ट्राई, बिकॉज एक छोटा सा पुल बैक मूवमेंट बाकी है जो ट्रेड के तौर पर ही आपको देखना चाहिए। तो वहां आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस ही लगाइए, जस्ट एट 240, एंड डू एक्सपेक्ट अ टारगेट कि आपको 270 से 290 के टारगेट दिख जाए। ये ट्रेड है सिर्फ, तो इसको ट्रेड करके छोड़ भी देना है। इन्वेस्टमेंट के लिए 225-230 का वेट करना चाहिए। चलिए सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सुजलॉन को लेकर के? ये 63 पे लिया हुआ है। सुजलॉन ने काफ़ी पेन दिया है, काफ़ी लंबा टाइम करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। रिजल्ट कहीं कोई ख़राब नहीं आए, हालांकि जो मैनेजमेंट की तरफ से एक जो इस्तीफ़ा आया था उसके बाद से जो सेंटिमेंट ख़राब हुआ वो अभी तक सुधरा नहीं है। अभी क्या करना चाहिए जो लोग 60 के ऊपर खरीद के बैठे हैं? देखिए, सुजलॉन में हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं और 63 की इनकी बाइंग है, तो यहाँ पे कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। हमें लगता है एक अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में आना चाहिए, करीब 55 रुपए तक के अपसाइड मूव यहीं से सिंगल रैली में सुजलॉन दिखा सकता है। तो बिल्कुल आपके पास पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। स्टॉक में यहाँ से सर्च देखने को मिल सकता है। लास्ट 4-5 सेशन से स्टॉक में जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ है उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है, रिवर्सल कैंडल के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है 55 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। चलिए ठीक है, ये बात हो गई जो है यहाँ पर इन दो शेयरों को लेकर के। और भी बहुत सारे शेयरों पे सवाल आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक एक सेक्टर को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेटल की, और मेटल पे के बाद थोड़ी सी सिल्वर और गोल्ड के ETF को लेकर के भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मेटल पे बात कर लेते हैं। मैम, मेटल एक तरफा रैली देखने को मिली, कॉपर हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, जिंक हो, नाल्को, हिंडाल्को, एल्युमिनियम हो, सब में रैली देखने को मिली। अब जो ये गिरावट है, क्या इसमें एवरेजिंग की जा सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो लोग अभी तक नहीं एंट्री लिए हैं, क्या अब उनको दूरी बना लेनी चाहिए? लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि अब ये लास्ट जो है रिकमेंड कर रही हूँ, अब जो है काफ़ी हद तक बहुत रिस्की हो चुका है, और उसी दिन के बाद से करेक्शन शुरू हुआ। रिस्क जो है वो वाकई में आपकी जो चिंता थी वो सही साबित हुई। तो पहले कॉपर से शुरू करना चाहेंगे, क्या यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या अभी आपको ये जो गिरावट है, ये सेल ऑफ थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू क्या है अभी? हिंदुस्तान कॉपर पे अभी नहीं बाय करना है। इट इज वेरी लाइकली कि आपको ये 580-85 पर दिख जाएगा। दिख जाए तो आप इसको वहां पर बाय जरूर कर सकते हैं।
सिस्टमेटिक वे पर बाय करिएगा, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए। फिर से वही स्टेटमेंट है, ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको प्राइस पर। आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, वो पर सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा। सो अगर 585 पर 2-3 सेशन के अंदर में मिल जाना चाहिए मोस्ट लाइकली, 585-80 के आसपास मिले, खरीदने की कोशिश करें वहां पर। एंड वहां से आप अपने स्टॉप लॉस को चाहे तो 2 तरीके हैं, आप चाहे तो उसमें से एक यूज कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप उसको देखें, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस आप सिर्फ 500 पर मेंटेन करेंगे एंड पॉसिबल टारगेट की एक्सपेक्टेशन जो आप वहां पर रखेंगे वो 720 से 800 की रखेंगे। इट्स अ स्विंग ट्रेड मूवमेंट जो कि आपको 3 महीने के लेस देन के व्यू से देखना है। इसमें स्टॉप लॉस आपको पहले मिल जाए या टारगेट, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। बट अगर आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मेटल्स में रखनी है, जो कि 26 जो मैं बात कर रही हूँ बार बार की, जो मूवमेंट हम लोगों ने देखा है 26, उसको बहुत जरूरी था ये डिक्लाइन आना। आई मीन अभी तो 2-4 दिन एक्सटेंड होगा वैसे, बट ये बहुत जरूरी था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट को मौका मिले, जिनसे रैली मिस हो गई। उन लोगों को तैयार होना चाहिए ताकि 26 में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आप तरीके से प्लान कर सके। तो स्ट्रैटेजी ये है कि 580 के आसपास जब भी आ जाए, 580-85 उस रेंज में खरीदारी का व्यू रखिएगा, और थोड़ी बहुत प्रोविजनिंग रखें कि जैसे जैसे अगर 5-10% वहां से भी करेक्ट हो, चांसेस कम बनेंगे, लेकिन अगर वहां से भी करेक्ट हो तो सिप्स के थ्रू आप इसमें ही पैसा लगा सके। और एल्स अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक, आपको रिस्क ज्यादा लगता है, बिकॉज इन नेचर स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न तो देते ही हैं, ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं, ज्यादा रिस्क भी होता है, तो आप ईटीएफ्स को भी प्रेफर कर सकते हैं इस केस में। कॉपर में तो वैसे भी ईटीएफ्स है नहीं, तो अब कॉपर में क्या ही करेंगे। लेकिन मैम जो सवाल मेरा उनके लिए भी है, निफ्टी मेटल एक आता है, उसमें सभी मेटल्स आपके सभी मेटल्स का वो बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। मेरा अब अगला सवाल कॉपर को लेकर के ये है कि जो है जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं, क्या उनको एग्जिट रूट मिलेगा या उनको लॉस लेके निकलना है? अभी काफ़ी लोग हैं जो हायर लेवल पे ले रहे हैं, एक तरफा रैली चल रही थी और लोगों को लग रहा था कि अब ये जो है रैली चलती रहेगी। अभी जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? हाथ काटने से अच्छा उंगली काटना है। अगर आप फंसे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशनिंग, आपका पोजीशन साइजिंग कंफर्ट पोजीशन साइजिंग नहीं है, आपको ये लग रहा था कि ये एक कुछ ही हफ्तों में बहुत ज्यादा चला जाएगा, जबकि बाद 1-1.5 साल के हिसाब से हो रही है, तो बेटर है कि आप स्टॉप लॉस ले लेना। अगर कल के दिन में हिंद कॉपर आज पिछले सेशन में 685 पर क्लोज हुआ, अगर कल के दिन में ही आपको 640 के नीचे दिखे, बंद कर देना पोजीशन को, सब्जेक्ट टू कि अगर आपका पोजीशन साइजिंग ओवर है, आपने उसका ध्यान नहीं अगर रखा है तो। बाकी अगर आप एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने पैसा प्लान किया है इसमें, तो यहां से अगर आपको 585 के आसपास दिखे तो ऐड करना। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसमें इंटरवेंट है, मतलब आए हुए हैं। अगर ओवर एक्सपोज्ड है तो 640 इज द स्टॉप लॉस। अगर आपने बहुत समझदारी से पोजीशन साइजिंग को मेंटेन किया है तो 10 से 15% और डिक्लाइन पर शिफ्ट करना है। अच्छा ठीक है सर, अब जरा आप बताइए, सेम सवाल आपके लिए रहेगा, लेकिन जिंक को लेकर रहेगा। हिंदुस्तान जिंक पे क्या रिकमेंडेशन है आपकी करंट लेवल पे? जिस तरीके से चांदी टूटी है, सिल्वर ईटीएफ पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हिंदुस्तान जिंक, और उसके बाद से मैं चाहूँगा कि आप दोनों के, चूँकि एक एक सेक्टर को कवर करना है 1 घंटे के अंदर हमें, तो हम कोशिश ये करेंगे कि फिर आपके पसंदीदा शेयरों पे आ जाएंगे सीधे। मेटल में क्या कोई अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन पहले हिंदुस्तान जिंक पे आपकी राय। हिंदुस्तान जिंक में अभी और करेक्शन बाकी है। ऑलरेडी काफी बार एयू बोनस के व्यूअर्स को बताया है कि जिंक से दूर रहिए, अभी भी और पेन आ सकता है, और लोअर साइड में 580 रुपए तक की डाउनसाइड हिंदुस्तान जिंक दिखा सकता है। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है 580 पर, वो सस्टेन करना चाहिए। अगर वो ब्रेक हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा 540 रुपए तक की डाउनसाइड हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिले, क्योंकि सिल्वर में जिस तरह का बबल था वो बबल थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ है, और उसका हमने देखा कल के सेशन में किस तरह का करेक्शन आया है। अभी और एक बार और करेक्शन आ सकता है, उसके चलते हिंदुस्तान जिंक 540 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है, नया बाय अवॉइड करेंगे। नया बाय अभी अवॉइड करने की सलाह है हिंदुस्तान जिंक पे। मैम आप बताइए जरा। हाँ, हिंदुस्तान जिंक पर इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो पैसा नहीं बनेगा, अगले कुछ डिक्लाइन पॉसिबल है क्योंकि, बट हिंदुस्तान जिंक में अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो आप एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, सिंपल, कुछ नहीं लगाना दिमाग, सिंपल स्ट्रैडल बना करके रख सकते हैं। बिकॉज इट इज वेरी लाइकली कि यहां से हिंदुस्तान जिंक आपको, देयर आर 2 लेवल्स व्हिच आर वेरी लाइकली टू हिट। 628 पर कल के सेशन में क्लोज हुआ है। आई एम सीइंग कि अगर ये आप कल 600 टूट जाता है बाय चांस, तो आपको 560 तक दिखेगा, और अगर कुछ बदलता है
इस दौरान में ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी को लेकर के, क्योंकि अगर कॉमेक्स में अगर इसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, अगर वहां पर कुछ चेंज आता है तो हमें 700 वापस दिख सकता है, और ये फरवरी की ही बात हो रही है सिर्फ। तो फरवरी सीरीज में आप 630 का कॉल एंड पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, सेम स्ट्रैडल, सेम लॉन्ग, सेम क्वांटिटी में, जहां पर आपको चांसेस है कि ये दो भाव आपको दिख जाएंगे और आपका पैसा उसमें बन जाएगा अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो। ये बात, चलिए ठीक है। अब मेरा जो सवाल था वो ये था, मेटल में कुछ अच्छा है? स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर पे आपकी राय हो ही गई है, क्या अच्छा लग रहा है स्टॉक्स में? आप मिधानी को देख सकते हैं। अगर एक स्टील, अगर पर्टिकुलर अगर सेक्टर कमोडिटी देखनी है, स्टील देखो, टाटा स्टील जैसे स्टॉक, जिंदल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको एक ऐसा स्टॉक देखना है जैसे मिधानी जो है ठीक ठाक लग रहा है, आज के हिसाब से भी 375 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ, यू कैन लुक फॉर दैट। लेकिन अगर आपको बुलियंस में जाना है तो बुलियंस के मार्केट में थोड़ा सा रुक जाओ, अच्छे मौके और मिल जाएंगे आपको, और दोबारा वो आपको मौका मिल जाएगा दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने का, बट अभी नहीं। मेरे व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो आप फरवरी 10 तारीख तक रुकेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो जो भी हलचल होनी है ना, इन 10 दिन में हो जानी है, तब आप सिल्वर पर, सोने पर नया व्यू बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मिधानी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक ठीक ठाक है। अगर आपको देखना है कमोडिटी तो स्टील देखो, निकिल देखो। चलिए ठीक है। सर आपका व्यू क्या है, जरा बताइए मेटल को लेकर के, कोई पसंदीदा शेयर है? और अभी की इंटरनेशनल सिनेरियो और नेशनल सिनेरियो को देखते हुए, या मेटल को अवॉइड करना चाहेंगे आप? नहीं, हमें इन लेवल्स पर टाटा स्टील, जैसा मैम ने कहा, अच्छा लग रहा है, और इसके अलावा वेदांता, दोनों ही इन लेवल्स पर लिक्विडेटिव लग रहे हैं। वेदांता में ऑलरेडी कल के सेशन में काफी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है, बट स्टिल बाइस अभी भी पॉजिटिव है। तो वेदांता और टाटा स्टील दो ऐसे काउंटर हैं जहां लगता है कि अभी और अपसाइड मूव आ सकता है। तो वेदांता को कोई यहाँ भी खरीदता है और थोड़ा बड़ा डिप आता है, वहां भी खरीदने की सलाह होगी। फिर एक बार 770 और 780 तक के अपसाइड मूव वेदांता दिखा सकता है। टाटा स्टील के स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव बने हुए हैं, लगातार तेजी दिखा रहा है, हायर हाइज हायर लोज, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट वो सस्टेन्ड है, और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो टाटा स्टील भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 210 220 तक के अपसाइड मूव टाटा स्टील भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई मेटल को लेकर के। अब आते हैं जरा गोल्ड सिल्वर में जो घटनाक्रम चल रहा है। भाई साहब 2-3 दिन से लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात भर में जिस तरीके से मतलब वक्त बदल जा रहे हैं, हालात बदल जा रहे हैं। जरा पहले कुछ ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है उसके लिहाज से जरा देखते हैं। चांदी 31% टूट चुकी है। कॉमेक्स पर चांदी लुढ़क करके अब $78 के आसपास आ चुकी है। ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। लगातार बोनस की कवरेज जो है वो आप देख रहे हैं अलग अलग माध्यम से। हमारा जो मंडी मास्टर है उसके ज़रिए हम आपको जितनी बेस्ट कवरेज हो सकती है, जितने एक्सपर्ट्स की राय हो सकती है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम फोकस चांदी सोने से ज़्यादा जो सिल्वर में ETF में लोग पैसे लगा रहे हैं उसको लेकर के बाकी बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। सोने में भी बड़ी गिरावट आई है। निवेशकों के अंदर जो है एक तरीके से पैनिक देखने को मिल रहा है। हर कोई फ़ोन करके पूछ रहा है वापस रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। कुछ लोग बता रहे हैं कितना लॉस हो गया है। 1980 के बाद एक दिन के अंदर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर, ETFs के अंदर, उन्हें क्या करना चाहिए? एक एक करके आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले अमाला मैम आपसे शुरू करें, बताइए जरा। पहले तो सिल्वर ETF पर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा क्वेरी सिल्वर को लेकर के है। सिल्वर में पेन ज़्यादा है। ETFs जो है अभी तो 19% के आसपास की लोअर सर्किट लगा है, निपॉन वाला देख रहे हैं। बाकी सब में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लोगों ने ट्रेडिंग करनी भी शुरू कर दी थी। आपसे पिछली बार भी सवाल यही था। मैंने और लोग क्या था कि सिल्वर ETF जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेड नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में करो, स्टॉक्स में करो। ETF इज समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन। तो पहली बात तो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी नहीं है, ये वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, और उसका रीजन भी हमको एक्सप्लेन भी हम लोगों ने किया ही है कि इसका रीजन ये है कि आपका जो कॉमेक्स में जो आपको कमोडिटी फिजिकल मार्केट का जो प्राइस है उससे आपके प्रीमियम्स जो ETFs के जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा है। और जितना वर्टिकल चढ़ावट होती है वैसी वर्टिकल फॉल होती है, वो ज्यादा पेनफुल भी होती है एक्चुअली। बट अब यहाँ पर सवाल ये बन के आ रहा है कि हम करें क्या? हमने तो लगा लिया पैसा। अब आप ETF समझ रहे हैं तो मैं ये भी मान के चल रही होंगी, मैं ये मान के चलूंगी, या मेरा सजेशन है ये आपके लिए कि आप चांदी के थोड़े से पुट्स खरीद लो।
अगर आप ईटीएफ्स में हेवीली इन्वेस्टेड हो तो। अगर आप एक नॉमिनल 30-40% अप टू 30-35% आपका पोर्टफोलियो का वेटेज है तो घबराओ मत, आपको ये और डिक्लाइन थोड़े से मिलेंगे, 10-12% बस, मुश्किल से 15%। वैसे तो सर्किट लगा तो बंद हो जानी चाहिए थी मार्केट। तो मेरा सवाल भी है विपुल जी आपके माध्यम से कि सर्किट्स लॉक क्यों नहीं होते यहाँ पर इस मार्केट में, जबकि अगर इतनी गिरावट हो रही है तो देयर शुड बी अ सर्किट सिस्टम आल्सो एज, जो कि हम स्टॉक्स में देखते हैं। तो इससे कैपिटल प्रोटेक्शन लोगों को मिल जाता है। तो ये सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं है, सिस्टम से सिर्फ एक गुजारिश है कि कभी अगर इस तरह की पैनिक कंडीशन होती है तो सर्किट्स पर लॉक करो, उनको रीओपन मत करते जाओ। कल मैंने नोटिस कर रही थी जब आपसे एक बार बात हुई, बाप रे, ये तो सर्किट पर सर्किट ओपन हो रहे थे ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के। सो दैट शुडंट बी देयर। वेल, अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका वादा कुछ एक लंबी अवधि का है। आप ये समझ लीजिए सबसे पहले तो कि सिल्वर की फिजिकल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई इज वेरी कंस्ट्रेंट, सप्लाई नहीं है। तो आपकी ये चीजें जो आपने आज बाय की हैं, आप ये बढ़ेंगी क्योंकि सप्लाई साइड बहुत ही कंस्ट्रेंट हो चुकी है। सो इफ यू आर इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड। ऐड करना है तो अभी मत करो, कम से कम आप मान के चलिए कि आपके करंट प्राइस से 15 से 18% का डिप और पॉसिबल है, वहां पर आप एक एड ऑन एक्सेप्ट कर सकते हो, अभी नहीं। अब सवाल ये उठता है, आप कह रहे हैं कि नहीं सप्लाई कम है मैम, लेकिन कितनी तेजी, बात ये ना कितने कम समय में जितनी तेजी देखने को मिली है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रैली रही। मतलब ऐसा क्या हो गया कि चांदी खत्म हो गई, ऐसा तो हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, और ऐसी कौन सी रात भर में डिमांड आ गई कि एक महीने के अंदर ही पूरी चांदी भाग गई, तो वो थोड़ी सी रैली तो अनयूजुअल दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए मैं अभी दोबारा भी आपके बताऊंगा, लेकिन पहले जरा मोदी जी की एक टिप्पणी ले लें। मोदी जी आपकी टिप्पणी क्या है और सिल्वर ईटीएफ को लेकर के? मोदी जी देखिए, अवॉइड करने की सलाह है। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ये जो बबल था, ये बबल के चलते अभी जो मैम ने बोला कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल व्यू पूरी तरह से सहमति है हमारी। तो जिनको भी आप इन्वेस्ट करना है तो वो सेक्टर्स के ईटीएफ पे जाइए जहां पर अभी तक मूवमेंट नहीं आया है, तो उन ईटीएफ्स में आप पैसा डाल सकते हैं। अदरवाइज और डिप का वेट कीजिए। डिप में कहीं भी जैसे सिल्वर है 2 लाख 3 लाख के आसपास आ रहा है, हम पहले भी बोलते हैं हमें 2,20,000 पर वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगते हैं, वहां पर आता है, वहां से आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। इन लेवल्स पे अवॉइड करने की सलाह। इन लेवल्स पे नहीं, सवाल अब उनके लिए है सर जो लोग फंस गए हैं, और आप दोनों से सवाल भी ये बात है, क्योंकि लोगों का सवाल ये है कि भाई अभी क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों ने मार्जिन पे लेकर के पैसे लेकर के जो है वो ईटीएफ के अंदर पैसे लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं, मैम भले ही कहते रहे कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट का टूल है, ट्रेडिंग का नहीं, पर जो लोग कर रहे हैं वो अब सवाल कर रहे हैं। तो अब उनके लिए समस्या ये हो गई कि वो करें तो करें क्या। तो मैं चाहूँगा कि उस पर एक टिप्पणी हो जाए आप दोनों की, और उसके बाद से फिर हमारे बहुत सारे सेक्टर बाकी हैं, वो 30 मिनट में कवर करने होंगे। हाँ तो मैम आप बताइए क्या करें, और अभी क्या जिनकी SIP चल रही है, लॉन्ग टर्म का व्यू है वो तो ठीक है पर जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू था उनके लिए कोई गुंजाइश है या लॉस लेके निकले आप? मैं एक मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सलाह दूंगी। सलाह तो खैर हो गया कि अभी तो जो बात हो गई। एक अब सिचुएशन में आप फंस गए तो निकलना कैसे, उसका ही एक ओपिनियन मैं दे सकती हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में फंसती तो मैं क्या करती हूँ। सो जब आप ईटीएफ्स तक पहुंच ही गए हैं तो आप अब थोड़ा सा इनके ऑप्शंस को बाय कर लीजिए कुछ दिनों के हिसाब से, यानी कम से कम मंथली व्यू के हिसाब से। तो जो भी आपका, मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए हैं तो कम से कम 2% ऑप्शंस बाय कर लो उसी इंडेक्स के, जो आप उसी ईटीएफ के, उसी कमोडिटी के जो आपने बाय किया है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको सिर्फ सिल्वर और चांदी में ही मिलेगी, बाकी कोई और कमोडिटी लेके बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी यू आर लकी कि 2 में ही है वैसे भी। तो आप फिलहाल मेजोरिटी जो करेक्टिव मूव आया है वो सिल्वर में आया है, तो मेरे हिसाब से सिल्वर के आप थोड़े समय के लिए, ताकि आपका लॉस जो है वो डिफाइंड हो जाए और आपको इस मूवमेंट में जो ये पोजीशन होल्ड कर सके, दैट्स द आइडिया। तो आप थोड़े समय के लिए ऑप्शंस को हेज कर लीजिए अपनी पोजीशन को अप टू 2% से, जो भी आपका उसमें क्वांटिटी है, हेज इट नाउ। ये हेज आपको कहीं हद तक थोड़ा बहुत मार्जिन एक कुशन भी दे देगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी, बिकॉज इट इज लाइकली कि 10 से 18% का मूवमेंट तो और पॉसिबल है। तो उसको एनकैश करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ बैठे बैठे अब देखने की। अब इसकी प्रोविजनिंग भी आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग अब आपके पास अलग से पैसे तो है नहीं, तो वो आपको देखना है कि मार्जिन आप पोजीशन कुछ काट के करेंगे कि कैसे। बट खराब डिसीजन का
एक खामियाजा तो होता है, उसको मैनेज, बस आप यही एक तरीका है जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं। आई वोंट से कि आप पूरा लॉस बुक कर लो, लेकिन अगर आपने ETF मार्जिन पे उठाए हैं, सो दिस इज द वे दैट जहां पर आप थोड़ा सा अपने लिए रिलीफ कर सकते हैं। चलिए मोदी जी, आपकी कोई टिप्पणी गोल्ड सिल्वर ETF को लेकर के? जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको क्या लॉस बुक करना चाहिए, या आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? इजी है हमारे लिए बोलना कि लॉस बुक करना चाहिए, बट मैं इजी वे पे ही जा रहा हूँ कि लॉस बुक करना ही समझदारी रहेगा। क्योंकि इसके पीछे एग्जांपल देता हूँ कि जब मार्केट में सिल्वर में 2 लाख का ब्रेकआउट आया था, तो वहां पर भी बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे। मार्केट जब ट्रैप करता है तो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, और जब 4,20,000 4,30,000 का सिल्वर में हाई बना, वहां पे लॉन्ग बने हैं, तो लॉन्ग वालों को अब ट्रैप किया है। तो जब ट्रैपिंग करेगा तो इसी तरह से वोलेटिलिटी और करेक्शन दिखाएगा। जब पूरी तरह से वो एग्जिट करेंगे तभी रैली बनेगी। तो मेरा तो यही सिंपल सजेशन रहेगा कि आप एग्जिट कीजिए। मेजर पेन अभी और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,20,000 2 लाख रुपए तक की डाउन साइड सिल्वर में देखने को मिले तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी में जाएंगे वो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्जिट कीजिए, वेट कीजिए, डिप आता है फिर आप रैली में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तब पैसा बनेगा। अभी तो वोलेटिलिटी बहुत है, न्यूज बेस के चलते कहीं ना कहीं गलत डिसीजन जरूर लेंगे और आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। तो बेटर ये है, सिंपल आप एग्जिट कीजिए, डिप का वेट कीजिए, वहां पे बाय करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं सुबोध कुमार बनवाल जी, कह रहे हैं कि विपुल जी ने अंबाला जी को बोलने ही नहीं दिया सिल्वर पर। अरे मैम से फिर से बोलने को कहते हैं, मैम क्या छूट गया, कुछ छूट गया क्या? दर्शक कह रहे हैं मतलब बोलने ही नहीं देते हैं आप अंबाला जी को। मैंने बोला है, बताया है, मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी दे दिया है, क्योंकि एक सिचुएशन समझ सकते हैं हम कि आप फंसे हैं अभी। मेरे ख्याल से अगर आप फंसे हैं तो देखिए, अच्छा मुदित जी ने एक बात बोली है कि आप पोजीशन मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शन से हेज भी कर रहे हैं ना, इट हैज टू बी मैनेज वाइजली, मतलब आप कुछ भी बाय करके नहीं होगा। सो मैनेज कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि उसके लिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा। इफ यू कैन डू दिस तो आप हेज कर लो, अदरवाइज मोदी जी ने तो बताया है। ये बात है। चलिए इस बीच ट्रेन इंडियन कह रहे हैं जे बात ये, चलिए कह रहे हैं ये अमेरिका की चाल है। चलिए सर, वो अमेरिका वाले पे आते हैं। जरा एक चीज़, अच्छा ठीक है, इस सेगमेंट को ख़त्म करें। ये हमारा जो सिल्वर और गोल्ड को लेकर के है, उससे पहले जरा जो अपडेट्स हैं जो कि हमने अभी मंडी मास्टर में भी दिए आपको, एक बार फिर से जो है फटाफट जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए। असल में हुआ क्या है वो जरा आपको बता देते हैं कि ये नहीं, ये तो हमने बता दिया दर्शकों को। हुआ क्या कि कल जो एकदम से क्रैश देखने को मिला, उसके पीछे कारण जो देखने को मिले हैं, कल जो है ना ट्रंप साहब की तरफ से केविन शार्स को फेड चेयरमैन बनाने के लिए चुना गया है। तो ये जो है आपको बता दें कि ये जब ऐलान हुआ और फिर ये उम्मीदें खुलने की जो है कि फिर से जो है वो रेट कट हो जाएगा और अब तेज़ी से जो है इकॉनमी, तो वो जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वो दूर होगा, ऐसा अनुमान लगा गया। उसके बाद से चांदी के अंदर जो है वो जो तेज़ी थी अनसर्टेनिटी को लेकर के, वो समाप्त होती हुई दिखाई दी और अब मंजूरी मिल गई। तो ये 17वें फेड चेयरमैन होंगे। तो ये एक बड़ी वजह रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है जेरोम पावल से थोड़ी उनकी नाराजगी चल रही है, हम लगातार आपको बता ही रहे। इसकी वजह से थोड़ा सा तनाव रहा, दुनिया भर के ऊपर एक तनाव बना हुआ है। तो जो है इसकी वजह से सोने चांदी के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली, लोगों को लगा थोड़ी स्थिरता हो सकती है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी तेज़ी के साथ जो है यहाँ पर जो है टूटती हुई चांदी जो है दिखाई दी, जो कि अनयूजुअल मूव देखने को मिला था। चलिए इस बीच कुछ एक टिप्पणियाँ भी आई हुई हैं। अच्छा, सोने चांदी को लेकर के वैसे आपका व्यू क्या है? ETF को अगर छोड़ दें, आप लोग तो ट्रैक करते ही हैं, एक लाइन का जवाब सर और मैम, ताकि हम फिर इस सेगमेंट से बाहर निकले और बाकी स्टॉक्स को लेकर के और सेक्टर को लेकर बातचीत करें। देखिए, गोल्ड 1 से 1.5 साल के अंदर में 4 लाख के पार जा सकता है, अभी भी जा सकता है। कुछ बदला, फंडामेंटल कुछ नहीं बदला, इट जस्ट के मार्केट में सेंटिमेंट बदले हैं। सो सेइंग दिस, अगर आपका नजरिया ऐसा है कि आप उसमें ओवरसाइज नहीं हो तो आप होल्ड कर लो, ओवरसाइज है तो हेज कर लो, सिंपली और नथिंग एल्स। और रही बात चांदी, तो चांदी आपको, सॉरी मैंने उल्टा बोला, आपका सोना 2 लाख के पार जा सकता है और चांदी आपका लगभग 5 लाख के पार में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं, और 1 से 1.5 साल के नजरिए है। दोनों के पीछे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट और नीड है। अभी ओवर प्राइस्ड, कई बार होता है ना कि फंडामेंटल्स आपको बताता है व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल्स टेल्स यू व्हेन टू बाय। तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, देयर इज नो चेंज इन दैट। बदला क्या? वैल्यूएशन बदला, टेक्निकल्स की ये ओवरबॉट हो गए थे। तो उस लेवल पर जाकर के जहां पर अगली नैरेटिव्स मार्केट में चेंज हो रही है, बजट एंड ऑल, क्योंकि हम अब देखेंगे ग्लोबल मार्केट उतना नहीं टूटा जितना M6 में चीजें टूटी थी। तो उस चीज को लेकर के आप ये समझे कि एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस हो रही है, एंड दैट्स अ टाइम
टाइम बीइंग प्रॉफिट बुकिंग। फंडामेंटल में देयर इज नो चेंज। रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 साल की अभी भी स्ट्रांग रहेगी। चलिए, ये बात है यहाँ पर। मोदी सर, आपने ट्रैक किया हो तो आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी। सर मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि गोल्ड में जो बेस प्राइस है वो 1 लाख का हो गया है और सिल्वर में बेस प्राइस 2 लाख का हो गया है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 2 साल तक गोल्ड और सिल्वर में किसी भी तरह के कोई रिटर्न देखने को ना मिले। तो मेरा व्यू मतलब अवॉइड के लिए ही रहेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से मतलब जो लोग अगर 2 साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। गोल्ड सिल्वर से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आने वाले 2 सालों में। ये बात है। चलिए, गोल्ड सिल्वर से बाहर निकलते हैं और बात हम कर रहे थे मेटल को लेकर, काफ़ी सारी बातचीत हो गई और इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। और अगली टिप्पणी के लिए अब हम चलेंगे जरा जो है किस पे आए, पहले बैंकों पे आ जाए, क्योंकि बैंक को लेकर के अच्छा आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि आप लोग निगाहें रखते हैं फंडामेंटल्स को लेकर के भी, टेक्निकल्स को लेकर के भी। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार जो साल भर बातचीत हो रही थी कंसोलिडेशन को लेकर के कि पीएसयू बैंक्स कम होंगे, कुछ चुनिंदा बैंक ही बचेंगे ताकि भारतीय बैंकों की वैल्यूएशन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई दिखाई दे। तो क्या अभी जो है इसको लेकर के बजट में कुछ अनाउंसमेंट आएगा क्या, और उसके चलते एक नई रैली देखने को मिल सकती है क्या? वहाँ से बात की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैनरा बैंक को लेकर के। मैम आप बताइए क्या लग रहा है आपको, और उसके बाद से सर आप देखिए एसबीआई की कैसा लग रहा है आपको, और इसके साथ साथ आप लोगों के बैंकों में, पीएसयू बैंक्स में कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं और कौन से लेवल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, उस पर राय जानना चाहेंगे। पहले अंबाला मैम आप। थैंक यू। विपुल जी, मुझे कैनरा बैंक अभी तो वीक लगता है एंड मेरे लिए 147 से अगर मैं इसको देख पा रही हूँ तो मुझे आराम से 130 से 128 आते हुए दिखता है। सो एक अच्छा खासा डिक्लाइन है जो ये बताता है सीधा सीधा कि अगर आप फ्रेश लॉन्ग नहीं है, अब आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं है तो अभी बाय मत करो। 130 से 128 के रेंज का वेट करिए, और अगर आप हैं तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए क्योंकि इसमें एक डिक्लाइन बहुत पॉसिबल लगता है। देन स्टॉक जो मुझे आज के मार्केट में ठीक ठाक लगता है पीएसयू पॉकेट से, इट्स पीएनबी 125 124 इसी रेंज में भी ये टहल रहा है। If you want to plan something, पीएनबी को देखो, रिस्क कम है, रिवॉर्ड की परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी दोनों अ लिटिल हायर बनती है इसमें। तो इसमें स्टॉप लॉस हमारा 107 रुपए का है। 125 से 120 इस रेंज में कल मिले तो खरीदने की कोशिश करेंगे, जिसमें के टारगेट 135 से 155 के आराम से बन सकते हैं। सो बैंक्स में मैं फिलहाल पीएनबी को चूज करूंगी। पीएनबी को, ठीक है, पीएसयू बैंक्स में पीएनबी। अच्छा, इसको नोट डाउन करते रहिए आप लोग। अगर कल के लिए एक शॉपिंग लिस्ट के लिए अगर मतलब क्या कुछ खरीदना है किस सेक्टर में, तो बैंक से मैम को अच्छा लग रहा है पीएनबी। सर के पास चलते हैं और मुदित जी आपके नाम आया हुआ जो बैंक है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा एसबीआई को लेकर के। अच्छी रैली रही है सब में, पीएसयू बैंक्स में, और क्या करंट लेवल पे आपने अपने क्लाइंट्स को कुछ सजेस्ट किए हैं कोई पीएसयू बैंक्स? आपका व्यू क्या है अभी? देखिए पीएसयू बैंक्स को लेकर पॉजिटिव है, और एसबीआई की जिस पर बात करी हमें 1200 रुपए तक के टारगेट्स एसबीआई में नजर आते हैं। और अच्छी चीज ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को लगातार टच करने के बाद स्टॉक रैली दिखाता है, और लास्ट 10-12 सेशन से 15 सेशन से जिस तरह का मूवमेंट स्टॉक दिखा रहा है, ये रैली अभी और स्ट्रेच हो सकती है। आने वाले दिनों में 1200 तक के अपसाइड मूव एसबीआई में नजर आते हैं। पोजीशन है होल्ड करने की सलाह। पीएसयू बैंक्स में अगर पसंदीदा काउंटर है एसबीआई है ही, इसके अलावा दूसरा है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है, और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर यूनियन बैंक दिखा रहा है 180 रुपए के आसपास है। स्टॉक में रैली के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है, फ्लैग पैटर्न और ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। रैली स्ट्रेच करेगा। 2 से 3 महीने के नजरिए से 230 रुपए तक के अपसाइड मूव यूनियन बैंक में नजर आते हैं। अंडर परफॉर्मर रहा है, यहाँ से रैली स्ट्रेच हो सकती है। 230 के टारगेट्स के लिए यूनियन बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 165 का। चलिए, ये बात तो हो गई यूनियन बैंक को लेकर के। यूनियन बैंक और कौन सा बैंक बताया सर आपने? एक सर दूसरा आपने एसबीआई पे क्वेश्चन हाँ, किया नहीं था, आपको सिर्फ एक ही बैंक पसंद है ना, यूनियन बैंक? यस, ठीक है। तो यूनियन बैंक और पीएनबी, पीएसयूज में ये 2 बैंक निकल करके आए हैं। इसको कल अपनी शॉपिंग लिस्ट में रखिएगा। बाकी कल हमारे साथ जब एक्सपर्ट जुड़ेंगे, अंबाला जी, मुदित जी, तो उनसे हम फिर से पूछेंगे कि आखिर में वो अभी कल की बात पे सहमत हैं या
रविवार के दिन कुछ अलग व्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि कल का ट्रेड कैसे होगा ये कल के दिन भी आपको पता लगेगा। सुबह से लेकर शाम तक, अच्छा ये चीज़ जरा दिखा दीजिए एक बार, सुबह से लेकर शाम तक आपको रहना है बोनस के साथ ही, क्योंकि बोनस पे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, ये सारे आइडियाज़ आपको यहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे। और हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं वो जो है बड़ी संख्या में जुड़ने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जानकार, बाजार हो, पॉलिसी हो, टैक्स हो, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद होंगे। तो सुबह से लेकर के रात तक आप बने रहिए बोनस के साथ। सुबह पहली कप प्याली के साथ चाय की हमारे साथ जुड़िए और रात के भोजन तक जो है बोनस के साथ बने रहिए। विजय केडिया, मनीष संथालिया, श्रुति बंदोपाध्याय, जयप्रकाश गुप्ता, सुनील सुब्रमण्यम, निपुण मेहता समेत तमाम दिग्गज लोग जो है वो हमारे साथ बने रहेंगे। कई सारे चेहरे जो है हमारे साथ रहेंगे। अजय केडिया, कमोडिटी बाजार, रवि सिंह, अंशुल जैन, रचित खंडेलवाल, जितेंद्र सोलंकी, अम्बाला जी, अंकित कपूर, अमित जैन, मुदित जी भी हमारे साथ रहेंगे। तस्वीर उनकी अभी यहाँ पर नहीं लग पाई है, लेकिन मुदित जी भी हमारे साथ रहेंगे। तो उन सब लोगों को हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम में जोड़ने की, और सबके साथ राय आपको मिलती रहेगी। बाजार का विश्लेषण भी समझने का मौका मिलेगा और अपने निवेश की रणनीति भी तय करने की बात रहेगी। चलिए अगली बात बैंकों पे बात हो गई। दूसरा सेक्टर है रेलवे। काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बहुत लोग निराशा में हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, ये सेक्टर से अगर जान आएगी तो बजट से ही आएगी। मैम, रेलवेज को लेकर के आपका व्यू क्या है? बहुत लोग कह रहे हैं कि बजट बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोगों का तर्क ये है डिफेंस में ऑलरेडी एलोकेशन बढ़ रही है, सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे हैं नहीं, तो फिर ये कैसे होगा? तो आपका व्यू रेलवे सेक्टर को लेकर के अभी क्या है? क्या बजट के बाद लौटेगी रेलवे शेयरों में रफ्तार? तो देखो, हमको सिर्फ इतना ही एनालाइज करना है कि बजट आएगा कि नहीं आएगा, कैसे होगा वो गवर्नमेंट का काम है। वो बॉन्ड से लाए या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके कंपनीज को पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट शेयर होल्ड बेच के लाए, वो जैसे भी लाए, रेवेन्यू बढ़ा के लाए, लेकिन बजट बढ़ेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन अराउंड द रेलवे स्टॉक्स। अब इसमें भी आपको बहुत स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक चूज करो ताकि जिनका कंजप्शन जो है डोमेस्टिक बहुत ज्यादा रहे और डिपेंडेंसी बाहर की तरफ से एनी एंगल लीस्ट हो। सो विद दैट व्यू, आईआरसीटीसी एंड इरेडा आज भी दो स्टॉक्स हैं। मतलब पहले हम आईआरसीटीसी एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे अभी। आईआरसीटीसी पहला एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी 623 पर है, एंड टू मी 615 625 इज द एक्यूमुलेशन जोन, बिकॉज आई कैन सी, मुझे तो दिखता है कि बहुत जल्द हमें यहाँ पर 675 का एक टारगेट दिख जाएगा। एंड लगभग अगर हम बात करें तो 725 से 740 का सेकंड टारगेट एक रेंज वाइज है, तो अप टू 740 तक भी सेकंड टारगेट के तौर पर जा सकता है। तो आईआरसीटीसी इट्स अ बाय। और अगर आप इस चीज से बिलीव रखते हैं कि इंडिया में जो टूर्स एंड ट्रेवल्स एक ना सिर्फ एक नेसेसिटी है, एक ट्रेंड भी बन रहा है। अब जो लोग जिस रूट से जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, करते ही हैं। तो उस चीज को लेकर के मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईआरसी इंडिया का रेलवे एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है इंडिया के टूर्स एंड ट्रेवल्स की इंडस्ट्री का बात करोगे आप तो। एंड ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास जो जिनके ऊपर इकोनॉमी निर्धारित है, हमारी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी यहीं से है। तो आप इसको साइडलाइन करके नहीं हो सकता। मुझे लगता है इस पर फोकस रहेगा। बाकी इसी के सहारे जो दूसरे सेक्टर्स चलते हैं, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट किसी स्टॉक में डायरेक्ट ना जा करके ओवर एक्सपोज ना करके, जो उसके डब्बे बनाते हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसके अलावा अगर आप सीधा जो एंड प्रोडक्ट बनने के बाद जो ग्रोथ में पार्टिसिपेशन आता है, आप वहां पर पार्टिसिपेट करिए। आईआरसीटी इज वन, केन्स टेक्नोलॉजी इज वन। दूसरा कौन सा होता है मैम? केन्स टेक्नोलॉजी, जो कि अभी 3475 के आसपास में है। एंड अच्छा, केन्स, ओके 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 ओके, ठीक है। KYNES 3473 के आसपास केन्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो है टेक्नोलॉजी भी आया। हाँ ठीक है मैम, एक बार स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए केन्स टेक्नोलॉजी। ये देखिए 3471 के आसपास चल रहा है। 2% की रैली यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिली। ये और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है, ये मानना है। दो शेयर जो पसंद आए हैं, IRCTC अच्छा लग रहा है और केन्स टेक्नोलॉजी। आपकी राय सर? और RVNL, IRFC जैसे शेयर पे लोग काफ़ी फंसे हुए हैं हायर लेवल पे, उस पर आपका व्यू, और प्लस रेलवे से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? और कोई रेलवे शेयर पसंद है आपको या आप अवॉइड करना चाहेंगे रेलवे को? देखिए, रेलवे पूरा सेक्टर ही पसंद है और हमें लगता है कि बिल्कुल यस, बजट बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्टॉक्स में बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके चलते
ये रेलवे स्टॉक्स अब लगता है आने वाले दिनों में ये पूरे लाइमलाइट में ही रहेंगे, न केवल बजट के आसपास बल्कि पूरे सालों साल चलते रहेंगे। तो हमें ऐसा लगता है आने वाले दिनों में आरवीएनएल, आईआरएफसी और रेलटेल, ये तीन ऐसे काउंटर हैं जहां पर बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आईआरएफसी की अगर हम बात करते हैं तो आईआरएफसी में यहां से रैली बननी चाहिए, 132 135 तक के अपसाइड मूव शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। आईआरएफसी खरीदारी की सलाह है। रेलटेल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, कल के सेशन में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट रेलटेल में देखने को मिला है, तेजी दिखाएगा। 390 रुपए तक के अपसाइड मूव रेलटेल में नजर आते हैं। इसके बाद अगर बात करें आरवीएनएल, ठीक है, जब जब रेलवे के ऑर्डर्स की बात आती है आरवीएनएल हर बार ऑर्डर विन करता है और इसका ऑर्डर बुक इतना बढ़ चुका है कि यहाँ से अभी स्टॉक में प्राइस एक्शन आना बाकी है। ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है, यहाँ से तेजी दिखा सकता है आरवीएनएल। करीब 400 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए आरवीएनएल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो आईआरएफसी, रेलटेल और आरवीएनएल ये पसंदीदा पिक है। आईआरसीटीसी, आरवीएनएल और रेलटेल ये जो है पसंदीदा पिक है। आईआरसीटीसी, केन्स टेक्नोलॉजी अंबाला जी की पसंदीदा पिक है। तो चलिए 5-6 शेयर हो चुके हैं हमारे जो है रेलवे और बैंक को मिला करके। जरा एक दर्शक हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त आंध्र प्रदेश से विजय जी मौजूद हैं। विजय जी को नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं सर? नमस्कार। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप वैसे ही बहुत अच्छे रहिए। और बताइए कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एफेक्टिव हो रहा है हमको। चलिए थैंक यू सर। और कोशिश ये कीजिएगा कि कल बजट है, जितने ज़्यादा लोगों को तक हो सके हमारा ये प्रोग्राम पहुंचाइए और बजट के दिन जुड़िए हमारे साथ। बताइए आज का सवाल क्या है? हमारा सवाल है, एक स्टॉक है मेरे पास, बेलराइस। बेलराइस? बेलराइस, हाँ। अच्छा, बेलराइस कितने शेयर है आपके? आईआरसीसी का, दोनों का, आईआरसीसी का और बेलराइस का, ये क्या प्रॉफिट बुक करके निकालना है, नहीं तो होल्ड में रखना है, वो थोड़ा बोल दीजिए। अच्छा, आईआरसीटीसी किस रेट पर है आपके पास? 690। 690 पे आईआरसीटीसी है। और बेलराइस किस रेट पर है? बेलराइस हम एंट्री हुआ था 182 में, अभी 170 में चल रहा है। नहीं, आपने आपका एवरेज प्राइस कितना है? 180। 180, ठीक है। चलो ठीक है, दोनों में ही लॉस हो रहा है आपको। एक आईआरसीटीसी पे आपकी राय थी मैम, तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा इनको जो लॉस हो रहा है। बेलराइस आप देख लीजिए सर, 7% की कल तेजी रही और इनकी खरीद से थोड़ा सा ही नीचे है, अभी 8-9 रुपए के नुकसान पे है। क्या करना चाहिए? पहले अंबाला मैम आईआरसीटीसी पे रिपीट कर दीजिए, अब इन्होंने सवाल किया है तो। ओके, आईआरसीटीसी 670 से 730 740 तक जा सकता है, तो अभी आप इसको होल्ड कर लो। स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, योर स्टॉप लॉस शुड नॉट बी बिलो 580। चलिए ठीक है। बेलराइस सर जरा देख लीजिए, मोदी जी आप। ठीक है, बेलराइस में तेजी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि स्टॉक में 155 का रिसेंट लो बनाया, ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से रैली दिखा रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ये 185 190 के लिए ये काउंटर तैयार हो चुका है। तो अगर ये कॉस्ट और को अपनी एवरेज करना चाहते हैं, करने की सलाह है। 190 रुपए तक के अपसाइड मूव बेलराइस में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। चलिए, ये बात यहाँ पर रहेगी, स्टॉप लॉस। और विपुल जी जब भी समय मिले तो बताइएगा, एक ट्रेड है जो कल इनिशिएट किया जा सकता है कल की मार्केट में, जिसमें कि 10 से 15 दिन का व्यू है, एंड दैट इज इन वीडीएल। जी, आप किस पे? बीडीएल पे मैम? वीडीएल वेदांता। यस, हाँ वेदांता। तो ठीक है मैम, अभी तो हम लोगों ने मेटल पे काफी बात की है। जरा 1 मिनट जो है एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए वेदांता पे, बिल्कुल कल के लिए बताइए। इसमें ऑप्शंस है, ये जो इक्विटी करते हैं उनके लिए नहीं है, इट इज एन ऑप्शन। सिंपल, जो प्राइस में दिख रहा है उसको आप एनकैश कैसे करो, उसमें पैसा कैसे बनाना है, उसकी ही स्ट्रेटेजी है। बीडीएल में ऑप्शंस को हेज करना है। 680 का एक पुट ऑप्शन आपको बाय कर लेना चाहिए कल की मार्केट में, और 680 का कॉल ऑप्शन, 680 का पुट ऑप्शन। आइडिया ये है कि बीडीएल या तो आपको 740 दिखेगा अगले 7-8 दिन के 10-15 दिन के अंदर में, या फिर आपको बीडीएल दिख जाएगा आज से यहाँ से लगभग 560 पर। तो इन बोथ द केसेस यू विल मेक मनी डूइंग दिस ऑप्शन ट्रेडिंग इन दिस। अगर आप ये हेज बनाते हो तो आपको इसमें पैसा बन जाएगा। आपको इसमें पोजीशन अपनी काटनी है लगभग 22 तारीख के आसपास में। तो अगर जो मूवमेंट होना है उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद हुआ तो होने के बाद भी आपका पैसा उतना नहीं बनेगा। मोस्ट लाइकली 10 से 15 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो करंट जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू अभी जो दिख रहा है, वीडीएल का फेब का फ्यूचर
अच्छा सॉरी VDL का 680 की कॉल पुट की दोनों टोटल कॉस्ट 60 रुपए से 65 रुपए के बीच में आपको मिल रही है, क्योंकि दोनों स्ट्राइक्स 35 से 30 रुपीज ईच पे चल रहे हैं अभी। तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेड, जिसमें कि जो भी आपका वोलेटिलिटी का बेनिफिट है वेदांता में वो आपको मिल जाएगा वहां पर। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए कल के लिए। मैम का मानना ये है कि यहाँ पर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ पर तो चलिए, ये बात हो गई वेदांता को लेकर के। और इसके अलावा भी और कुछ अगर बीच बीच में आती रहेंगी चीज़ें तो हम पूछते रहेंगे आप लोगों से, और अपने हिसाब से भी आप लोग बताते रहिएगा, क्योंकि आज बाज़ार तो खुला नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से ही जब मन कहे तो आप लोग ट्रेड जो है अपनी तरफ से बता सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले आप दोनों से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका फोकस कल कहाँ किस थीम पर रहेगा, तो वो एक बार जो है आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन अगली बात जो हम कर लेते हैं, थोड़ी सी डिफेंस पर आने से पहले मैं सोचा था थोड़ी सी पावर की बात कर लें। पावर में नहीं चला, बहुत लोग अभी भी न्यूक्लियर की बात करने लगे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए कि मतलब जो हमारे पुराने जो पावर स्टॉक्स पड़े हुए हैं उसको पोर्टफोलियो से बाहर करें, क्या कुछ नए पावर को लेकर के नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? क्या अभी क्या व्यू है आप लोगों का पावर को लेकर के? 1 साल से ऊपर हो गया नहीं चल रहे हैं, चाहे वो PSUs हों चाहे वो प्राइवेट हों, क्योंकि डिमांड तो है, ये क्षेत्र के बिना तो काम चलेगा नहीं। क्या कुछ व्यू है आप लोगों का? मुदित जी आपसे शुरू करना चाहें, आप बता दीजिए। देखिए, पावर में तेजी बनेगी और टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है, और ईयर ऑन ईयर अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। लग रहा है कि इस साल पावर में कुछ बूस्टअप आ सकता है, और क्योंकि कल के सेशन में जिस तरह की क्लोजिंग हुई है वीकली चार्ट्स पर, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के स्टॉक में रैली बनी है, तो हमें टाटा पावर में लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में करीब ये काउंटर 450 से 470 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो टाटा पावर अमंग द पावर पैक ये एक पसंदीदा पिक रहेगा। पावर में टाटा पावर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है यहाँ पर मुदित जी को, और रिकवरी लोअर लेवल से यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। मैम, क्या ट्रिगर आप मान रही हैं पावर को लेकर के जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी समस्या है, और क्या बजट के बाद एक रिकवरी हम उम्मीद कर सकते हैं? यस, पहले रिकवरी के ट्रिगर्ड पॉइंट ये है कि जो डिपेंडेंसी विपुल जी हमारी क्रूड पर है ना, अभी मुझे एक शिफ्ट समझ में मुझे आ रहा है, और वो ये है कि हम ये चाहते हैं एज एन टुडेज कंडीशन रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसा नहीं कि हमारा वहां से फोकस हट गया, बट अभी का मेजॉरिटी ऑफ अटेंशन हमारा इस बात पे रहेगा कि जो हमारे पास हमारी खुद की लोकेशन में जो हमारी दायरे में हमारी बाउंड्रीज के अंदर जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, क्यों ना उससे ही अपनी एनर्जी की कंजप्शन को पूरा किया जाए। जब अमेरिका जैसी कंट्रीज को माइनिंग करके खनन करके अपनी एनर्जी को निकालने में तकलीफ नहीं है, दे वांट कि जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उससे अपनी कंजप्शन को अपनी एनर्जी कंजप्शन को बूस्ट करें, देन व्हाई नॉट इंडिया। तो ये एक बड़ा दर्पण जो है ना, पहले शीशा उनके सामने था, अभी हमारे सामने आ गया कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। दैट्स व्हाट शिफ्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो दिखेगा इस बार हमें। सेइंग दिस, जो हमारे पास में कोल वगैरह जो है ना, जो हमारे थर्मल की जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज एज ऑन डेटा जिसमें हमारी डिपेंडेंसी बाहर नहीं है, हम अपने खुद से उनको माइनिंग करके यूज कर सकते हैं। सो उस चीज पर हमारा फोकस रह सकता है इस बार। सेइंग दिस, आपका अडानी पावर, आपका कोल इंडिया, भारत कोकिंग कोल, ये ऐसी कुछ कंपनीज बनेंगी जिसमें आपका फोकस एनर्जी पर रह सकता है। तो और दूसरा सवाल ये था कि जो अपने इस डिस्कशन से पहले कि क्यों, तो मतलब कल के दिन में कहां पर आपकी नजर रहेगी, तो मैं क्लोजली वॉच करूंगी एनर्जी को, डिफेंस को एंड एफएमसीजी कंजप्शन ड्यूरेबल इंडस्ट्री को। ठीक है, तो मैम जरा एक चीज बताइए, ये फिर ये इरडा विरडा या NHPC NTPC इनका क्या होगा? ये चलेंगे। सी, ऐसा नहीं है, ये हमारी जैसे होता है ना एक तत्कालीन आपूर्ति, एक होता है फ्यूचरिस्टिक आपूर्ति, है ना, मतलब दोनों हिंदी एक बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक कंजप्शन सप्लाई है और एक हमारी इमीडिएट सप्लाई चेन है। तो वहां पर अगर हमको देखना है तो हमारे ये स्टॉक्स हमारे काम आएंगे। एंड क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक कंसर्न है, लोग हमें बोलते हैं कि आप बहुत कार्बन जनरेट करते हो, तो एक कार्बन रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी भी हमको चाहिए। बट क्योंकि एज ऑन डेट हमारी इंपोर्ट बहुत महंगी है, जिस तरह से ट्रेड पैक्ट्स जब तक नहीं होंगे, हम कोई बड़े पैक्ट्स या कोई सप्लाई की कमिटमेंट्स चाइना की साइड से आपको सबको पता है कि डिस्ट्रप्टेड है, उतना सस्ता नहीं मिलेगा, मिल भी जाए तो बहुत कंडीशनल मिलेगा। तो उस चीज में वो दिख रहा है कि या तो हम महंगा ले लें वहां से, या फिर जो अपने पास है
वो तो है ना, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को समझा लेंगे, भाई ये सिचुएशन है, करने दो हमें, तो वो दिख सकता है अभी। तो अभी मैम जरा एक दो शेयर जो है ना वो जानना चाहेंगे, जैसे इरिडा है, हमारे पास सवाल हाँ काफी रहते हैं, इरिडा का क्या जी, फ्यूचर है? होल्ड करिए इरेडा। इरेडा 130, 32, 125, 135 की रेंज में एक्यूमुलेशन का जोन बनना चाहिए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट थीम है, आप इसको छोड़िए मत। और इसमें एक अच्छा भाव जो है आपको आने वाले समय में दिखेगा, 170, 200, मतलब अगर शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं तो 150, थोड़ा सा होल्ड कर जाएंगे तो 170 और 200 भी जा सकता है इरेडा। ठीक है, ये बात है इरिडा को लेकर के। सर एक स्टॉक रह गया, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं रेलवे पे बात की आपने, JWL क्यों छोड़ दिया? JWL पे काफ़ी क्वेरी रहती है, वो रेलवे में मिस हो गया। अगर रेलवे पे कोई भी घोषणा होगी तो निश्चित रूप से बिना वैगन के तो होगी नहीं, और जुपिटर वैगन एक अच्छा प्लेयर रहा है और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देता रहता है। क्या मतलब संभावनाएं हैं? हाँ, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन जुपिटर वैगन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको मोदी जी? चार्ट अच्छे हैं और पेनेंट पैटर्न बनाया है स्टॉक ने वीकली चार्ट्स पर, और ब्रेकआउट के पास है, रैली स्ट्रेच करेगा। चार्ट अच्छे, मेरे को 3 स्टॉक समझ में आए थे इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, बट चार्टिकली काफी साउंड नजर आ रहा है और पूरे सेक्टर में ही बज रहेगा, क्योंकि ये तो जो पूरा सेक्टर है इसमें गिने चुने ही स्टॉक्स हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि जब अगर सेक्टर के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट आएगा तो पूरे सेक्टर में रैली बनेगी। जुपिटर वैगन और तेजी दिखा सकता है, 360, 365 पर अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो 365 तक के तो टारगेट्स हैं ही, वहां पर अगर सस्टेन किया तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं, 390 तक की रैली भी देखने को मिले तो बिल्कुल जुपिटर वैगन पे भी व्यू पॉजिटिव है, पोजीशन है, होल्ड कीजिए, नया भी बाय करने की सलाह है। ठीक। अच्छा, अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं गोल्ड सिल्वर में क्या होगा, उनसे बता दें कि हमारा जो सेगमेंट है ना गोल्ड सिल्वर वाला, वो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो कमोडिटी बाजार का मंडी मास्टर है उस पर भी आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय मिल जाएगी। तो सिल्वर गोल्ड को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, बोनस को के साथ बने रहिए। हम लोग तो रात को भी मतलब अगर कोई बड़ी घटना रहती है तो तुरंत आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आ जाते हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कोई असुविधा ना हो। इस बीच ज्योति रंजन जी कह रही, मैम सिल्वर अगर इतना एक्सपेंसिव होगा तो इसके रिलेटेड इंडस्ट्री भी महंगी होगी, तो इसको कैसे मैनेज हो सकता है? ये बात हाँ जी, क्या कह रही मैम, कुछ कह रही हैं? यस, इसीलिए तो बोला ना, ये अभी जो हमने बात की है सिर्फ चाइना की, इन सब की, अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, असेंबलिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी, तो एनर्जी तो अभी भी चाहिए ना। तो दो है यहाँ पर तरीके, एक तो हमें अपने इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढना है और एक हमको अपना फ्यूचरिस्टिक समाधान भी रखना है। तो उन सब चीजों को लेकर के, और रही बात अगर सिल्वर महंगा होगा तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लिमिटेड रिजर्व्स, जो कि तो उसका समाधान फिर दूसरा समय के तौर पर यही आएगा कि जो जब जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं अदर, उस पर आप अपनी कंजप्शन की नीड को पूरा कीजिए। लेकिन क्या फ्यूचर में हमारे EMS, हमारे EVs, हमारा सोलराइजेशन सेक्टर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक के बढ़ेंगे क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है अभी। ठीक, चलिए इस बीच मैम आपको ही जल्दी जाना है, हम लोग तो 2:30 बजे तक बैठेंगे। 5 मिनट में हमको 2 सेक्टर कवर करने हैं। अब आते हैं डिफेंस के ओर लेकर के। डिफेंस पे आ जाते हैं जरा फटाफट। डिफेंस से काफ़ी उम्मीदें हैं और ये पूरे साल रह करके, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं। उसके बाद से जैसे उम्मीदें ढलने लगी, बांग्लादेश का इशू हो गया, फिर जिस तरीके से ट्रंप साहब की गतिविधियां रही हैं, उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि आप बिना आत्मनिर्भर बने नहीं रह सकते हैं। आसपास के जो छोटे देश हैं वो भी भारत से अब मदद मांग रहे हैं, या भारत की कोशिश है कि एक्सपोर्ट अपना डिफेंस का बढ़ाने का। तो कई देशों के साथ टाई अप किया जा रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो डील हुई है उसमें भी डिफेंस को लेकर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है। डिफेंस से क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ से? कई शेयरों में अच्छी चाल आई है, कई शेयर अभी भी वहीं के वहीं है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है। क्या एक्सपेक्टेशन है, पसंदीदा शेयर और आपके क्या रहेंगे? आप BL और BDL बता दीजिए, और आप शिपिंग डिफेंस पकड़ लीजिए, मझगांव और GRC, और अपने अपने पसंदीदा शेयर भी डिफेंस में क्या रहेंगे वो भी मैं जानना चाहूंगा। पहले अंबाला मैम। आपने मुझे BL और BDL दिया ना? हाँ जी मैम। ओके, पसंदीदा शेयर बाद में ठीक है, पहले पारस है पसंदीदा शेयर, बना स्क्रीन पर रखा था फिर हट जाएगा। 700 के आसपास है तो उसको अभी भी देख सकते हैं। 800, 900, 1000 के भाव हैं जो कि आ जाएंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। स्टॉप लॉस रखिएगा 600 का। सो दिस इज अबाउट पारस, या मेरे फेवरेट काउंटर में से जो भी मुझे एक अगर रिकमेंड करना है तो। अगर लिबर्टी है, थोड़ा सा कि हम स्टॉक ओवर, देखिए ओवर एक्सपोज भी नहीं करना है। सभी स्टॉक खरीद लिए अगर आपने डिफेंस के, तो फिर वो ETF जैसा चलेगा, इंडेक्स जैसा चलेगा, वैसा नहीं करना है। तो सेलेक्टिव भी रखना है ताकि आप इंडेक्स, डिफेंस इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर सकें। दैट इज द आइडिया।
तो उसके लिए आप पारस को देख सकते हैं। बीईएल जो कि अभी 450 पर है, लग तो नहीं रहा है कि टूटेगा यहां से, लेकिन बाय चांस अगर टूट जाए 430 तक भी मिल जाए तो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं फॉर द टारगेट, जिसमें कि 480 और लगभग 550 के भाव आपको बीईएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस यानी कल की मार्केट में आप ऐसे समझे कि 430 से 450 खरीदने का व्यू है, और जो स्टॉप लॉस है सिर्फ 400 का ही मेंटेन करना है। जो टारगेट्स हैं वो 480 करिए उसको, 480 से 540 तक लगभग। देन आपने बीडीएल दिया है, बीडीएल अभी 1548 पर आ गया है। मैं यहाँ पर एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की राय ज्यादा दूंगी कि सारा का सारा पैसा एक बार लगाओ, क्योंकि ये चलेगा लेकिन थोड़ा रुकते चढ़ते इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। सो रादर यू पुट ऑल मनी एट वंस, इसमें सिप करो। तो आज कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कल जब मार्केट ओपन हो रही है, वट एवर यू हैव डिसाइडेड फॉर दिस, जस्ट 30 से 40% ओनली। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रोविजनिंग रखिए कि अगर ये 1450 पर एक बार आपको और दिख जाए, चांसेस भी हैं, तो वहां पर आप बाकी पैसा जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है डाल सकते हैं। बिकॉज बीडीएल आराम से यहां से जो मूवमेंट बनता है विपुल जी, 1800 का पहला पड़ाव टारगेट के तौर पर, और फिर सीधा 2150 का दूसरा पड़ाव सेकंड टारगेट के तौर पर। इन दोनों ही स्टॉक्स में जो मैंने व्यू रखा है वो सिर्फ 9 महीने तक का ही रखा है, यानी 26 खत्म होने से पहले तक का ही है। ये बात है। ये हो गई भाई साहब, ये देखिए पारस डिफेंस, दिखा दीजिए इसकी मतलब जरूरी है लोग नोट डाउन कर लें। पारस डिफेंस, अच्छा पारस डिफेंस की पसंदीदा शेयर पारस डिफेंस तो है ही है मैम। इसके अलावा आप बाकी पर भी नजर रखें ना, बाकी में कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे पूछा ना कि किसको ज्यादा वेटेज मेन देंगे, फोकस तो पारस पे है। हाँ, नंबर वन पारस, बीएल2 बीडीएल थर्ड, चलिए 1 2 3 चलिए ठीक है। पारस, बीएल, बीडीएल तीनों नाम इसमें ऐड कर दीजिए। डिफेंस के ऊपर हेडर में भी हम कर दें, अगर ये पसंदीदा डिफेंस शेयर हैं इनके, तो ये बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए आप लोग। फाइनल लिस्ट अभी हम लोग जो है तैयार करके बताते हैं आपको। पहले जो है ये देखिए बीएल एंड बीडीएल ये भी आ गया। सर आपका डिफेंस में क्या पसंदीदा शेयर है सर? और पहले जरा वो दो शेयर जो बताए उस पर भी बात कर लीजिएगा सर। ये देखिए, आपने मजगांव डॉक बोला। हाँ। तो मजगांव डॉक पसंदीदा काउंटर है और अच्छे रिवर्सल ये चार्ट्स पे दिखा रहा है। आने वाले दिनों में 2800 रुपए तक के अपसाइड मूव मजगांव डॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपने जीआरएससी की बात करी, जीआरएससी भी पसंदीदा काउंटर है। रिसेंटली भी रिकमेंडेड किया था और स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, वो पैटर्न करीब 3000 पर कंप्लीट होगा, तो जीआरएससी में भी रैली बन सकती है। विपुल जी, यहाँ पर बस एक चीज कहूंगा, हमें ऐसा लगता है जो कल बजट आ रहा है वहां पर 3D पर फोकस होगा। 3D मतलब मैं उस पर सोचा था 1 मिनट बाद आऊँ सर, 1-2 मिनट बाद। वो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप तो 2:30 बजे तक हैं, तो आपसे थोड़ा सा मैं रुक करके पूछूंगा। अभी ये बताइए कि आपने एक तो नाम बताया, चलिए 3D पे भी आज 1D का बताइए। अभी डिफेंस में फेवरेट काउंटर्स कौन से हैं, इस डी के बारे में बताइए पहले तो। देखिए, जीआरएससी, मजगांव डॉक, अब ये हमने बात करी। इसके अलावा एचएएल, बीईएल और बीडीएल, ये तीनों ही काउंटर्स हैं जहां पर और रैली बननी चाहिए। और पहले भी हम बोलते हुए आए हैं, अभी फिर बोल रहे हैं, 15 से 20% के अपसाइड मूव इन स्टॉक्स में बनने चाहिए और 2 से 3 महीने के नजरिए में बनेंगे। और बजट से हम एक्सपेक्टेशन हमें बहुत ज्यादा है डिफेंस को लेके, क्योंकि पीछे जिस तरह की चीजें हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, उसको ही फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे कि हमने जो पहले खर्चा किया था उसमें हमें क्या बेनिफिट मिला और अब हम आगे जो बढ़ा रहे हैं एक्सपोजर, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो इसलिए बजट में डिफेंस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और एचएएल, बीईएल, बीडीएल जैसे काउंटर हैं, ये अच्छा मोदी जी % तक के अपसाइड मूव नजर आता है। मोदी सर, चूंकि हमने ग्राफिक्स चला दिए हैं, तो आप अपने 3D भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम 1-2 मिनट है आपके पास, या मैं आपको धन्यवाद करूं जाने से पहले मैम से पूछ लेते हैं बस थोड़ा सा ही लेके। चलिए ठीक है, 2-4-5 मिनट आपके पसंदीदा, अपनी लिस्ट आप बना लीजिए, कौन कौन से सेक्टर, कौन से शेयर, तो उस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। और मोदी सर जी, आपने 3D बता दीजिए सर, क्योंकि हमने ऑन एयर कर दिए ग्राफिक्स आपके, तो इसको जो है थोड़ा सा पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं। जी सर बताइए आप। देखिए, 3D पर फोकस रहेगा। 3D में पहला डी रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट, और दूसरा डी रहेगा डिफेंस, तीसरा डी रहेगा ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देखिए, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर अब इन स्टॉक्स में बन रहे हैं, अब मैं सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। डिसइन्वेस्टमेंट में 3 काउंटर्स हमें पसंद आते हैं, ITI, बालमेर लॉरी और SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर न्यूज आएंगी, तो ये PSU स्टॉक्स अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। डिफेंस में HAL, BEL और BDL, यहाँ पर मूवमेंट बनना चाहिए। और ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करते हैं, हेवेल्स, यहाँ पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आती है। हेवेल्स
वी गार्ड और क्रॉम्पटन ग्रीव। चलिए, तो ये नाम है, जरा एक बार फिर से आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। और ये एक दिन या 2 दिन के स्टॉक्स नहीं है ना सर, ये साल की थीम के लिए आपने बताए हैं। कल अगर खरीदते हैं इसको बजट के दिन तो, या कितने दिन का सर रहेगा 20 आपका? 20 से 25% तक के अपसाइड मूव 2 से 3 महीने के अंदर इन सारी काउंटर्स में नजर आते हैं। इनफैक्ट HAL, BL ये बहुत हैवी वेट काउंटर्स हैं, हेवल्स ऑल्सो, बट यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 20-25% के अपसाइड मूव 2 से 3 महीने में इन सारे काउंटर्स में नजर आते हैं। 2 से 3 महीने के नजरिए के लिहाज से 3D का कॉन्सेप्ट बजट के दिन आप ध्यान रखिए। तो बी फॉर बजट और मतलब डी फॉर जो है डिसइन्वेस्टमेंट, डिफेंस और ड्यूरेबल, तो ये 3 थीम जो है आइडेंटिफाई की है बजट के दिन। तो उस दिन पहला डिफेंस पे अगर हम बात करें, लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पसंदीदा शेयर हैं तीनों PSUs के, HAL, BL और BDL। डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण थीम इसलिए है क्योंकि सरकार अगर कोई भी बड़ा कैपेक्स के बारे में बात करती है, वो पैसे सिर्फ और सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट से ही आने हैं। बाकी जगहों से सरकार के हाथ थोड़े टाइट हैं। तो अगर सरकार को कुछ देना है जनता को, तो फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए ही दे सकती है। वो एक अभी तक पत्ता जो है 2025 में थोड़ा सा हल्का रहा है। 2026 में क्या इस पर कोई बड़े ऐलान संभव हैं? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे मतलब प्राइवेट कंपनियों ने, प्रमोटर्स ने काफ़ी अपनी जेब में भरी हैं IPO OFS के जरिए ला करके। तो देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे आपको नज़र रखनी है ITI, शिपिंग कॉर्पोरेशन और बाल्मेर वॉरी, इस पर नज़र रखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कंजम्पशन थीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर बुदित जी, और उसमें उनको लगता है हेवल्स के अंदर रैली बड़ी आनी चाहिए, वी गार्ड के अंदर आनी चाहिए। क्रॉम्पटन पर बहुत सारे दर्शक भी हमारे सवाल पूछ रहे थे, और इन सब में उनका एक जनरल जो व्यू है 20 से 25% का रिटर्न वो अगले 2 से 3 महीने में देख रहे हैं। तो अपने हिसाब से एक नोट डाउन करिए, बजट के भाषण को सुनिए। अगर इन थीम्स पर कोई फैसला हो रहा है तो फिर ये बड़े बड़े शेयर हैं, अपने क्षेत्र के चुनिंदा शेयर हैं। निश्चित रूप से अगर इन क्षेत्र के बारे में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगा तो कल अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में, इन्वेस्टमेंट लिस्ट में इन शेयरों को आप रखिएगा। मैम, बजट लिस्ट आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है? मेरी लिस्ट में बहुत ही सेक्टर वाइज रखा है मैंने। हाँ, कोई बात नहीं अगर जी। कंजप्शन में अगर हम जाएंगे तो ब्लू स्टार एंड हनीवेल ऑटोमेशन को हम देख सकते हैं। ITC, ये 2-3 ऐसे स्टॉक्स है जो कि हम कंजप्शन पॉकेट से इन्वेस्टमेंट के आइडियाज है, दीज आर नॉट द ट्रेडिंग वंस। तो आप 3 महीने थोड़ा सा से धीरे बोले, कंजम्पशन में क्या क्या बताया आपने? ITC, हनीवेल ऑटोमेशन, हनीवेल जी मैम, एंड ब्लू स्टार। चलिए, ये तो 3 है। हाँ, और ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं जिसमें कि निवेश करने की सलाह है। थोड़े लंबे लिहाज से 1 साल का नजरिया मान लें, क्या 6 महीने का? 3 महीने का रखिए अगर आप सिर्फ 15% तक के गेन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। लेकिन अगर आप अप टू 25-30 या फिर उससे एक्सटेंडेड रेट गेन्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो ट्रेलिंग करते करते 1 साल रख सकते हैं। लेकिन हाई बीटा स्टॉक्स रहेंगे, जब ये हाई अल्फा यानी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो इनका नेचर आप समझ लो कि ये वॉलेटाइल रहेंगे, ट्रेलिंग करना जरूरी रहेगा। चलिए, तो ये बात हो गई मैम कंजम्पशन थीम की। हो अगली थीम सकता है कौन तो सी? दिन में ही आपको 15% 2% दे दे एक हफ्ते में भी, तो उस समझ जाए आपके इन्वेस्टमेंट के उस ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए, क्योंकि हर किसी का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग होता है। उसको पहले आप क्लियर रखो, फिर आप कर देख सकते हैं इनको। ठीक है, कंजम्पशन थीम की ये हो गई। अगली थीम कौन सी है? रेलवे पर 4 स्टॉक्स का पिक है मेरा। IRCTC है, केन्स है, थोड़े से अगर इनडायरेक्टली चले जाए तो कार्नेक्स एंड JWL। ये 4 ऐसे स्टॉक्स है जो कि अराउंड दिस रेलवे पॉकेट हम उठा सकते हैं कल के, या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर मार्केट में। एंड अराउंड इसमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट अच्छी ही आएंगी, तो वो एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक अच्छा चल जाएंगे। कनेक्स IRCTC, चलिए इसको हम एक बार, कनेक्स IRCTC, JWL, हाँ केन्स टेक्नोलॉजीज, कार्नेक्स एंड JWL विच इज जुपिटर वैगन। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी हम थोड़ी देर में धीरे धीरे करके ऑन एयर भी करते रहेंगे। ये हो गए रेलवेज। रेलवे के बाद मैम अगली थीम? फाइनल डिफेंस पे नाम नहीं लेंगे, डिफेंस में हम बात कर चुके हैं। पारस है, BL, BDL आपने यही दिए मुझे, तो ये तीनों ठीक है। सबसे ज्यादा मैंने नहीं दिया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अगर कुछ और भी है तो अलग एक्स्ट्रा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर में भी कुछ अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल बोल सकती हैं जी। तो क्योंकि हम HAL ऑलरेडी, पारस को क्योंकि हम इंक्लूजन ले चुके हैं, तो हम HAL में भी थोड़ा वेटेज रख सकते हैं। सो डिफेंस से फिर 4 स्टॉक्स आएंगे आपके पास में। पारस आएगा, HAL आएगा, BL एंड BDL। तो 4 स्टॉक्स ठीक ठाक हैं। आप इसमें
देखिए मेरा आइडिया ये है कि बहुत ज्यादा ओवर मतलब सब कुछ मत बाय करो। अगर आप सब कुछ बाय करेंगे तो फिर आप इंडेक्स जैसा रिटर्न नहीं पाएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लोगे तो उसका एक मूवमेंट आपको बन सकता है अलग से, थोड़ा सा इंडेक्स से अलग। तो 4 स्टॉक्स इन माय लिस्ट, पारस, HAL, BEL एंड BDL, जो ठीक ठाक है। एंड अडानी पावर सेक्टर से 4 स्टॉक्स हैं एक्चुअली, पावर इंडस्ट्री से। पहला अडानी पावर है, इरेडा है, भारत कोकिंग कोल है एंड कोल इंडिया है। तो हमारी फ्यूचरिस्टिक डिमांड एंड हमारी करंट जो हमारे पास रिसोर्स है उसको कंज्यूम करके जो मार्केट में एनर्जी जनरेट करके दे सकती है उसको हमने इंक्लूड किया है। एंड ये 4 ऐसे स्टॉक्स है जो कि एनर्जी सेक्टर से आप ले सकते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल। ये बात जो है इसके हेडर में थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन अगर कर दें, वीएल अंबाला के बजट स्टॉक्स इसको अगर हम करके अलग अलग सेक्टर वाइज अगर हम दिखा सकें, जैसे हमने अभी दिखाया मोदित जी का, वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको थोड़ा सा ये देखिए जैसे अभी दिखाया जा रहा है, तो इसको अगर हम इस तरीके से कर दें तो कंजम्पशन में अब जरा एक बार मैम ये 4 थीम आपको पसंद आ रही है, कंजम्पशन, रेलवे, डिफेंस, पावर, यही है ना मैम? एग्जैक्टली। चलिए ये 4 थीम, मुझे जाने की नहीं। हाँ आप डिस्क्लोजर दे दीजिए, मैं आगे अपना कंटिन्यू रखूंगा। जी मैम डिस्क्लोजर दे दीजिए। डन। जाते जाते मैं 3 चीजों पर अपडेट दे रही हूँ। डेटा पैटर्न्स टारगेट हिट हो गए कल के मार्केट में, JRSC टारगेट हिट हो गया कल के मार्केट में, ग्रो आधे 50 पैसे से टारगेट हिट नहीं हुआ है 185 का, मोस्ट लाइकली 2 दिन में हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर लो। बाकी सभी स्टॉक जो नाम लिए हैं टारगेट वाले अभी नए तरीके से चलने शुरू होंगे। सेइंग दिस, जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पर शेयर की हैं, बहुत सारे स्टॉक्स विपुल जी ऐसे रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ बंच ऐसा था जो मेंबर्स के पास रिकमेंडेशन के तौर पर रह सकता है। नहीं है तो मैं शेयर भी करूंगी। सो दिस इज द आइडिया। बट एज फार एज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। कल सुबह 9 बजे से फिर आपसे मुलाकात रहेगी? इसमें हूँ, कमिटमेंट किया है तो हूँ, अगर नहीं बोला तो नहीं रहूंगी। मतलब ये तो मतलब सलमान खान वाला हो गया। एक बार जो मैंने नहीं वैसे नहीं, लेडी सलमान बोल दीजिए। बहुत ज्यादा थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कल का बजट अच्छा हो, हमारे दर्शकों का पोर्टफोलियो अच्छा हो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।